ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत कथाकार मैत्रेयी पुष्पा की चर्चित कहानी फैसला की बात करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप स्त्री विमर्श की दृष्टि से फैसला कहानी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे। फैसला कहानी के माध्यम से मैत्रेयी पुष्पा के स्त्रीवादी दृष्टिकोण पर विचार कर सकेंगे और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की खोखली मान्यताओं की समीक्षा भी कर सकेंगे। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी फैसला स्त्री की चिरबंदिनी मूक छवि को तोड़कर विद्रोह की भास्वरता प्रदान करती है। मैत्रेयी जी की नायिकाओं का विद्रोह प्रसाद या जैनेन्द्र की स्त्रियों की तरह भारतीय परंपराओं और मूल्यों की रक्षा के उद्योग में आत्मदया और आत्मपीड़न में घुलकर नहीं रह जाता, बल्कि वह अपनी मानवीयता को रोजमर्रा की जिंदगी में पुरुष के समकक्ष प्रमाणित करता चलता है। अज्ञेय हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने स्त्री को उसके संदर्भ में और मनुष्य के संदर्भ में समझने की कोशिश की है। वे स्त्री की छवि का महिमा मंडन किए बिना उसको उसकी वास्तविकता में देखने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहीं भी अपने लेखन में स्त्री के प्रति छद्म सहानुभूति नहीं दिखाई है, बल्कि इसके विपरीत स्त्री के पराधीन और दमित नियति के साथ उसके जीने की विवशता को देखा है। मैत्रेयी पुष्पा अपने पूर्ववर्ती और समकालीन रचनाकारों से इस अर्थ में भिन्न है कि वे स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा को घर परिवार की चौहद्दी से बाहर निकालकर सामाजिक राजनीतिक सरगर्मियों के बीचों बीच ले आती हैं। उनकी मान्यता है कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना ही स्त्री के लिए यथेष्ट नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार 2/3 कामकाजी स्त्रियां आर्थिक स्वावलंबन के बावजूद अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए पति या ससुराल की अनुकंपा पर निर्भर है। स्त्री की पराधीनता की जड़ें दरअसल समाज की सांस्कृतिक संरचना में निबद्ध हैं, जिनसे 2 स्तरों पर निपटा जा सकता है। धर्म की अनुचित दखलंदाजी के प्रति जनचेतना विकसित करके और दूसरे राजनीतिक स्तर पर स्त्री की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करके, ताकि लिंग के आधार पर घर परिवार समाज में होने वाले हर अन्याय से नीति निर्धारण के स्तर पर निपटा जा सके और समाज को लैंगिक समानता के लिए संवेदनशील बनाया जा सके। मैत्रेयी पुष्पा अपनी रचनाओं में धर्म के स्त्रीद्वेषी स्वरूप पर विचार नहीं करती। वे राजनीति में स्त्री को सक्रिय कर उसके माध्यम से समतामूलक न्यायप्रिय समाज का स्वप्न देखती हैं। फैसला कहानी की नायिका वसुमती को उन्होंने इसी स्वप्न की पूर्ति हेतु गढ़ा है। फैसला कहानी की वसुमती का विद्रोह सैलाब की तरह अचानक नहीं उमड़ा है। वह दमन की लंबी श्रृंखला से गुजरकर अपने को बचाने की एक आखिरी कोशिश का रूप धरकर ही कहानी में आती। वसुमती ग्राम प्रधान है, लेकिन सब तरह के अधिकारों से छूछी। उसकी पहली और आखिरी पहचान है ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होना और एकमात्र दायित्व है घर गृहस्थी की साज संभाल। ग्राम बैठकों में जाकर न्याय करना, लड़कियों के लिए शिक्षा और बेरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, ये सब वसुमती की योजनाएं हैं। लेकिन ये योजनाएं उसके सीने में ही दम तोड़ देती हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान का असली रुतबा और दायित्व उसका प्रति रणवीर निभा रहा है। वह तो कठपुतली की तरह उसके इशारों पर दस्तखत कर देने के लिए बाध्य है और आत्मा में चुभती किरचों की चुभन सहते रहने को अभिशप्त। अक्सर उसे लगता है कि गडरिया बहू ईश्वरिया की संटी की मार बकरियों के रेवड़ पर नहीं, उसकी अंतरात्मा पर पड़ रही है। समाज की रग रग को अपने इशारों पर चलाती पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने पुरुष और सत्तित्व की श्रेष्ठता को इतना अधिक महिमा मंडित कर दिया है कि वह चाहकर भी उस खोल को तोड़कर बाहर नहीं आ सकती। वसुमती पूरी कहानी में चुप है, गूंगी आज्ञाकारिणी पत्नी का मित्र रचती हुई, लेकिन उसके इसी मौन में कभी विद्रोह की चिंगारियां तो कभी मुक्ति की आकांक्षाएं अपनी प्रखर उपस्थिति भी दर्ज कराती हैं।
अपनी नियति के स्वीकार के साथ साथ उसका प्रतिकार करने की गुपचुप आकांक्षा ही दरअसल वसुमती का परिचय है, जो उसे इस सत्य का दिग्दर्शन कराता है कि मुक्ति का क्षण सोच विचार की मोहलत बिल्कुल नहीं देता, वह सिर पर कफन बांधकर लड़े चले जाने की नैतिक ताकत देता है। विकराल होती चलती परिस्थितियां, स्वार्थ से अंधे हुए रणवीर की बर्बरता और ब्लॉक प्रमुख चुनाव का अवसर उसे निर्णय के दोराहे पर ले आता है। एक और पतिव्रता स्त्री के महिमा मंडन का धर्मसम्मत मार्ग है, जो उसकी व्यक्तित्वहीनता को पुष्ट करता है और उसके समूचे अस्तित्व को अदृश्य कर देता है। दूसरी ओर आग के दरिया से अवरुद्ध मार्ग है, जो अपनी मनुष्य अस्मिता को पाने के लिए धर्म और शास्त्र के रूप में उपस्थित होने वाली हर बाधा से टकराना चाहता है। वसुमती दूसरा मार्ग चुनती है और ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार रणवीर के खिलाफ वोट डालाती है। उसका यह कदम बेहद सांकेतिक है। मुक्त होने की साहसिक लड़ाई का उद्घोष हम इसमें सुन सकते हैं। भगिनीवाद के विस्तार का विश्वास इसमें गुथा हुआ है और दलित अस्मिताओं के सशक्तिकरण का मोर्चा भी यहीं से खुलता है। वसुमती की चुप्पी में दिलेरी गूंथकर मैत्रेयी पुष्पा जिस नई स्त्री को रचती हैं, वह राजनीति के अखाड़े में उतरकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था से स्त्री को मनुष्य रूप में देखे जाने की मांग करती है, क्योंकि लेखिका मानती हैं कि कानून और नीतियों का निर्धारण यही राजनीति के मोर्चे पर ही होता है। फैसला कहानी वसुमती के फैसले की कहानी होते हुए भी उसके द्वंद्व की कहानी है। यह द्वंद्व धर्म और न्याय, परंपरा और चेतना के बीच है, ताकि एक मनुष्य और नागरिक के तौर पर अपने दायित्वों को वह पहचान सके। कथा के अंत को कथा का प्रारंभिक बिंदु बनाकर कथा कहने के कई जोखिम होते, फिर भी मैत्रेयी पुष्पा इस कथा युक्ति को अपनी शैली बनाती हैं, तो इसलिए कि वसुमती के जीवन में आने वाले घटनाक्रम को गुनने की प्रक्रिया में पाठक स्वयं अपने जीवन क्रम और निर्णय लेने की अनिवार्यता उपजाने वाली स्थितियों को ठीक ढंग से गुण चीन समझ पाए। मैत्रेयी पुष्पा की विशेषता है कि कहानी में अपने विशिष्ट नैन नक्श और व्यक्तित्व के साथ उभरी दो स्त्री पात्रों को वो दो अलग अलग चरित्रों के रूप में जीवंत करती हैं, और ये दो स्त्री पात्र हैं ईसुरिया और हरदेई। और इन दोनों पात्रों को वसुमती के व्यक्तित्व की दो अंतरधाराओं का रूप देकर उसकी मनोरचना को जानने का माध्यम भी बनाती हैं। हरदेई और ईसुरिया एक दूसरे का विलोम रचती हैं, लेकिन फिर भी वो दो भिन्न भिन्न स्त्री चरित्र हैं, अपनी मूल उद्भावना में क्रमशः परंपरा पोषित और महिमा मंडित स्त्री छवि तथा विद्रोहिणी स्त्री की मनुष्य छवि का प्रतीक बनते हुए। परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व का यह स्थल स्त्री के सतत उत्पीड़न का वह स्थल है, जहां उसके समूल नष्ट होने या अपनी राख में से दोबारा उठ सकने की संभावनाएं निहित रहती हैं। पैनी ऑब्जर्वेशन क्षमता, सच को बेलाग भाव से दो टूक कह देने की निर्भीकता और अन्याय के सामने तन कर खड़े रहने की दृढ़ता, ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो गडरिया बहू ईसुरिया के व्यक्तित्व को रचती हैं। वह अशिक्षित है और हास्यग्रस्त दलित समाज की स्त्री भी, इसलिए समाज में उसकी आवाज प्रायः अनसुनी रह जाती है। फिर भी वह सीधे केंद्र से टकराने की हिम्मत नहीं छोड़ती। काम के बोझ से वह चूं तक नहीं करती, लेकिन बेवजह डांट फटकार या मारपीट सहने को भी बिल्कुल तैयार नहीं। पति की मार कुलीन स्त्री की तरह उसके पास पति का प्यार बनकर नहीं आती, उत्पीड़न का रूप धरकर आती है, जिसका प्रतिकार करने के लिए वह अपने पति सलीगा के खिलाफ पुलिस में दरख्वास्त भी दे आती है। उन दिनों सलीगा हल हल कांपने लगा था। हाथ तो क्या, उल्टी सीधी जुबान तक नहीं बोल पाया कई दिनों तक। हमारे जाने रन्ना यानी रणवीर, हमारे जाने रन्ना ने कागज दाब लिया, सलीगा शेर बन के चढ़ाया छाती। वह कहती है ईसुरिया कानून की ताकत से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पा लेना चाहती है, लेकिन देखती है कि कानून के रक्षक ही अपने वर्ग, जाति, समुदाय और लिंग के हितों की रक्षा के लिए कैसे मूक भाव से समझौता कर हाशिए पर खड़ी अन्य अस्मिताओं को कुचलने में लगे। वह जान गई है कि उत्पीड़ित अस्मिताएं
अकेले अकेले संघर्ष करके व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकती। उन्हें संगठित होकर व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, व्यवस्था के भीतर निहित उसी के प्रतिपक्ष से लड़ना होगा जो दमनकारी है और विभाजनकारी रूप अपनाकर स्त्री के मुकाबले पुरुष को अधिक वर्चस्वशाली और श्रेष्ठ बनाता है। कहानी में ईश्वरिया मुखर है, लेकिन सांकेतिक ढंग से लेखिका बताती है कि ईश्वरिया सरीखी सोच हर स्त्री का भीतरी सत्य है, क्योंकि प्रधान पद की उम्मीदवार के रूप में खड़ी वसुमती को इन्हीं स्त्रियों के मौन समर्थन भारी मतों से विजयी बनाते हैं। उत्साह से छलकती ईश्वरिया की घोषणा में गांव की अन्य स्त्रियों का उत्साह, विश्वास और स्वप्न भी गुथा है कि ए सब जनी सुन लो कान खोल के, बरोबरी का जमाना आ गया है। अब ठठरी बंधे मर्द मारा कुटी करें, गारी गरौज दें, मायके ना भेजें, पीहर से रुपया पैसा मंगवावें। क्या कहते हैं कि दाइजे के पीछे सतावें तो बैन सूदी चली जाना वसुमती के ढिंग। साथ ही कहीं राजनीति के चरित्र को करीब से समझने के कारण आशंका भी है, जिसकी पुष्टि करा लेना चाहती है। ओ वसुमतिया, तू रणवीरा की तरह अन्याय तो नहीं करेगी, कागज दाब तो नहीं लेगी। 9 फेल रणवीर के मुकाबले 11 क्लास पढ़ी वसुमती की सेक्रेटरी बनने के ठसके के धुर विपरीत खड़ा है ईश्वरीय का श्याप। जब वसुमती को लताड़ते हुए वे कहती है, व्यर्था है तेरी विद्या, खाक है तेरी पढ़ाई और राख हो गई तेरी परिधानी। मैत्रेयी पुष्पा की विशेषता है कि विश्वास और विश्वास भंग की पीड़ा के बीच पसरे गहरे मूक हाहाकार को वे वसुमती के भीतर उतारकर अभिमान, हताशा और ग्लानि की भाव लहरियों के सहारे पढ़ने की कोशिश करती हैं। ईश्वरिया के जरिए वे वसुमती को अपनी चेतना के 2 छोर पहचानने का बोध देती हैं, कुछ बेहतर कर सकने का सामर्थ्य और न कर पाने की लिजलिजी बेबसी। गौड़ पात्र होने की वजह से मैत्रेयी पुष्पा ईश्वरिया की सद्देह उपस्थिति को कहानी में ज्यादा देर नहीं रचती, उसे एक अंतः पुकार का रूप देकर वसुमती के हृदय में रोप देती हैं कि हौदा पर तो वसुमती और राज करे रणवीर। यहीं से वसुमती के चरित्र की संश्लिष्ट परतें एक एक कर खुलने लगती हैं। यांत्रिक कुशलता के साथ घर गृहस्थी के दायित्वों को निभाती वह कर्तव्यनिष्ठ स्त्री अनायास अपने कर्तव्यों का विस्तार कर लेती है, जिसमें स्कूल और गांव की गलियों को पक्का करने, बेरोजगारों को छोटा मोटा रोजगार। लेकिन कब तक दुबक कर अपने ही मजबूर दस्तखत से अपने सपनों को नुचता देखे वह। साथ ही इस बात का तल्ख एहसास भी है वसुमती को कि कर्मठता की कांति से दीप्त हुए बिना कर्तव्य सपनों की मरीचिका बनकर ही रह जाते हैं। वह निर्णय नहीं कर पाती कि पति की उदंडता ने उसकी बेचारगी को बढ़ाया है या उसकी अकर्मण्य साहसहीनता ने पति को आक्रांता की सुविधाजनक स्थिति में ला बैठाया है। वह देखती है पति ने कभी हड़काकर, कभी फुसलाकर उसे घर की चौहद्दी में वापस धकेल दिया है कि पंचायती चबूतरे पर बैठती तुम शोभा देती हो, लाज लिहाफ मत उतारो, औरत की गरिमा आड़ मर्यादा से ही है। और वह स्वयं पत्नीत्व के दबाव तले मिमियाती बकरी सी जिबह होने उसी के पीछे पीछे चली जा रही है। प्रधान होने का आत्मविश्वास उसे कर्ता की हैसियत नहीं देता, शिकायतकर्ता का आधा अधूरा फरियादी स्वर बना देता है कि गांव में कुछ भी तो नहीं हुआ जवाहर रोजगार योजना के पैसे से। वसुमती अपने दस्तखत की ताकत जानती है, लेकिन विवाह संस्था की अपेक्षाओं और सीमाओं को परे धकेलकर दस्तखत करने का हौसला नहीं जुटा पाती। वसुमती अपने को पहचानने की कोशिश करती है। जिंदगी को सिनेमाई रील की तरह उसने छोटे छोटे फ्रेमों में विभाजित कर लिया है और देखती है हर फ्रेम में वह रणवीर के चंगुल में फंसी हुई है, ठीक उसी तरह जैसे बिल्ली के मुंह में दबी चिड़िया। संज्ञान का यह बिंदु व्यक्ति को तुरंत निर्णय लेने की अनिवार्यता की ओर ढकेलता है, लेकिन मैत्रेयी पुष्पा अभी इसके मर्मांतक प्रभाव को और सघन करना चाहती हैं। ईश्वरिया ने वसुमती को जो वैचारिक गत्यात्मकता और प्रश्नाकुलता दी है, उसके ठीक विपरीत लेखिका हृदयी की वैचारिक जड़ता और पलायन को चित्रित कर स्थिति को और भी भयावह बना देती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री को चयन का विकल्प नहीं देती। वह दुविधा और द्वंद्व जैसी स्थितियों से अनजान स्त्री स्टीरियोटाइप की प्रतिष्ठा करती हैं,
जो कोल्हू के बैल की तरह पातिव्रत्य की अबाध परिक्रमा करती रहे। पुरुष जो पति है या पिता है, उसके वृत्त से बाहर न स्त्री की परिकल्पना की जाती है, न मुंह खोलकर हंसने बोलने की अनुमति दी जाती है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था यानी जीवन की हर अवस्था में पुरुष रूपी अंकुश के अधीन रखकर उससे श्रम और श्रम उपार्जित सेवाओं और धन की वसूली की आशा की जाती है। हरदेई के माध्यम से मैत्रेयी पुष्पा न केवल स्त्री के स्वत्व का हनन करने वाली पारिवारिक संस्था की विकृतियों को कटघरे में लाती हैं, बल्कि इन विकृतियों के पोषण संवर्धन में ऐसी वर्चस्ववादी ताकतों को बेनकाब करने की मांग भी करती हैं, जो अत्यंत प्रिय एवं आत्मीय पारिवारिक संबंध के रूप में स्त्री का सतत शोषण करती चलती है। हमारी बेटी का न्याय फैसला कराव बहू, परिवार के मसले को पंचायत में लाने की लाज और त्राता के रूप में वसुमती से गहरी अपेक्षाएं लेकर आई हरदेई की मां के दुखों का मूल एक ही है, हरदेई का राक्षस बाप। बेटियों या घर परिवार के निकटस्थ संबंधियों के यौन शोषण के बहुतेरे मामले कानून और पुलिस के दायरे में आने से रह जाते हैं, क्योंकि लड़कियों को परिवार की इज्जत बताने और फिर पारिवारिक मर्यादा के नाम पर यौन शोषण की शिकार निर्दोष लड़की को मार डालने की परंपरा भारतीय समाज में रही है, जिसके अवशेष आज भी ऑनर किलिंग के रूप में समाज में विद्यमान है और हर रोज खबर बनकर वो हमें आतंकित करते हैं। हरदेई ब्याहता है और विवाह के तुरंत बाद पति के लाम पर चले जाने के कारण पिता के घर रह रही है। साल 2 साल बाद छुट्टी मिलने पर दामाद जब भी घर आता है, हरदेई को लिवा ले जाने की बात करता है, लेकिन पिता उसे ससुराल भेजने को राजी ही नहीं। टाल मटोल से जूझते दामाद की छुट्टियां बीत जाती हैं और अगली छुट्टियों की प्रतीक्षा में हरदेई फिर वहीं पिता के घर रह जाती है। सतही तौर पर मामला पेचीदा नहीं लगता, लेकिन दरअसल हरदेई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाकर पिता उसे अपने चंगुल से छूटने ही नहीं देता। हरदेई के पिता को हरदेई से दोहरा लाभ है। दामाद की ओर से पत्नी के भरण पोषण हेतु नियमित आने वाला मनी ऑर्डर और हाकिमों की हवस पूरा करके अपने काम निकालने का जरिया। हरदेई के पिता की काली करतूतें गांव में किसी से छिपी नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थू भी होती है उस पर, लेकिन माल की तरह यहां से वहां आपूर्ति के लिए भेजी जाती हरदेई को न्याय दिला पाना किसी के लिए संभव नहीं, क्योंकि हाकिमों के रूप में पूरा प्रशासन तंत्र हरदेई की देह का शिकारी बनकर खड़ा है। वसुमती रणवीर के धृतराष्ट्र चरित्र से परिचित है और उसकी कपट लीला से भी। वह जानती है न्याय की आस रणवीर से व्यर्थ है, न्याय उसे स्वयं अपने न्यायाधीश के आसन पर बैठकर करना होगा। वह यह भी जानती है पंचायत के चबूतरे तक पहुंचने का अर्थ घर में क्लेश के बीज बो देना है। अब निर्णय उसे लेना है कि वह अपनी गृहस्थी की चूल्हे बचाए या हरदेई के मन आंगन में सपनों का आकाश उतार दे। अपनी गृहस्थी की चूल्हे बचा भी लेगी तो क्या स्वयं अपने से नजरें मिलाने का नैतिक साहस जीवन भर बटोर पाएगी? वसुमती की दुविधा में संकट गहराने की स्थिति नहीं है, धुंध को छांट कर दृढ़ होने की स्पष्टता है। इसलिए पति पत्नी के हक में फैसला देकर हरदेई को आतताई पिता के चंगुल से मुक्त करने के बाद जब वह घर लौटती है तो अपूर्व तोष में भर उठी है, मानो संपूर्ण गंदगी रिता दी हो अपने हाथों से। अब मानो नई वाटिका का बीजारोपण होगा वहां। यह फैसला एक स्त्री को मुक्त करने का फैसला नहीं था, न ही रणवीर के अंकुश तले सिट पिटाती अपनी अस्मिता और स्वाभिमान को बचाने की मुहिम, बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति को उसका दाय दिलाने का संतोष था यह फैसला। और आत्मविश्वास से लकदक एक घोषणा भी कि वह दिन दूर नहीं जब स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लामबंद होकर स्वयं स्त्रियां अपना मोर्चा खोल देंगी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को परत दरत परत खोलते हुए मैत्रेयी पुष्पा इस तथ्य की ओर संकेत करना भी नहीं भूलती कि यह समाज व्यवस्था राजनीतिक पैंतरों को आत्मसात करके ही अपने वर्चस्व को बनाए और बचाए हुए है।
प्रसिद्ध स्त्रीवादी चिंतक जर्मेन ग्रियर अपनी पुस्तक द फीमेल यूनक में लिखती हैं कि पुरुष ने स्त्री जाति को बांटने के लिए रंग के आधार पर हीन श्रेष्ठ बताकर उन्हें परस्पर प्रतिद्वंद्वी बना दिया है। गोरी स्त्री को अंतःपुर में और काली स्त्री को परिचारिका के रूप में घरेलू कार्यों में उलझाकर वह दोनों से मतलब गांठ रहा है। भारतीय संदर्भ में यह विभाजन रंग की अपेक्षा जाति के आधार पर होता है, जहां कुलीन और अकुलीन स्त्रियों की आचार संहिता और जीवन शैली अपने अपने ढंग से उनकी पराधीनता का संसार रचती है। दैहिक नैतिक वर्जनाओं का अंकुश और घर की चार दीवारी में बंद रहने की छटपटाहट अकुलीन कही जाने वाली स्त्रियों के हिस्से प्राय कम आती है। स्त्रिया को अपेक्षाया मुक्त स्त्री के रूप में चित्रित करने के पीछे मैत्रेयी पुष्पा की इसी मान्यता का हाथ रहा है। इसलिए वे जिस नई स्त्री को गढ़ना चाहती हैं उसे नैतिक वर्जनाओं के उत्ताप में मुक्त, निर्भीक और स्वतंत्र निर्णय लेने वाली विवेकशील मेधा के रूप में देखना चाहती हैं। वसुमती की अस्फुट कामना में लेखिका के इसी आशय की अनुगूंजें सुनी जा सकती हैं कि काश मैं ईश्वरिया होती, आड़ मर्यादा की दीवारों के बाहर मुक्त आकाश तले, कुलीन कही जाने वाली थोथी परंपराओं के भरम से परे। काश रणवीर के पास आभिजात्य की तुरप चाल न होती तो परों को बींधता हुआ यह पिंजड़ा में साथ ही उड़ा ले जाती। लेकिन मुक्ति न कामना से संभव है, न एक कदम चलकर। राजनीतिक पैंतरेबाजी को राजनीतिक लड़ाई से नहीं जीता जा सकता। उसके लिए छत्रपति शिवाजी की तरह छापामार युद्ध की जरूरत होती है, लुक छिप कर अपना दांव खेलकर प्रतिपक्षी को बौखला देने की रणनीति। इसलिए कहानी में वे हरदेई के पक्ष में लिए गए फैसले को केंद्रीय महत्ता नहीं देती। इस फैसले की प्रतिक्रिया में घटने वाली घटनाओं के जरिए वसुमती की राजनीतिक समझ को विकसित करती हैं। फैसले से अगले ही दिन हरदेई की लाश का कुएं से बरामद होना कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ की तरह आता है, जिसके एक और संज्ञा शून्य सी वसुमती है तो दूसरी ओर हरदेई के पिता और अपने पति की नौटंकी में छिपी परतों को बींध कर सत्य तक पहुंचने वाली बेधक दृष्टि है। रो रो कर बेहाल हुए हरदेई के पिता के अभिनय पर पुलिस और प्रशासन दोनों रिझे हुए हैं। दहेज के लोभी पति से मारपीट हुई थी रात के समय। उसकी बिगड़ी हुई आदतों के चलते हम अपनी बेटी को नहीं भेजते थे उसके साथ, पर होनी को नहीं टाल पाए दरोगा जी। पिरान खो दिए मेरी हरदेई ने, माँ बेहोश पड़ी है घर में, पिता कहता है। और कोई आश्चर्य नहीं कि आंख का कांटा बन गए हरदेई के पति को वे कानूनी शिकंजे में ले अपना मार्ग भी निष्कंटक कर लें। फैसला कहानी घटना प्रधान वर्णनात्मक कहानी होने के बावजूद घटना के फलितार्थों की सपाट बयानी नहीं करती। उनके प्रभाव से आकार लेते व्यक्तित्व की स्पष्ट अस्पष्ट बुनाइयों की ओर संकेत करती है। लेखिका कहीं नहीं बताती कि हरदेई की हत्या या आत्महत्या के उस हादसे के बाद वसुमती पति के निर्देश पर दस्तखत करने वाली मशीन बनी रही या फिर प्रधान की भूमिका निभाकर ईश्वरिया के इस आरोप को धोने का प्रयत्न करने लगी कि अच्छा होता वसुमती हम अपना वोट काठ की लठिया को दे आते, निर्जीव लकड़ी को उठाए उठती तो वैरी पर वार तो करती, अति चालों के विरोध में पड़ती। पर रणवीर की दुल्हन तुम तो बड़े घर की बहू ही रही, फिर मुख जी की पत्नी घूंघट में लिपटी पतोरिया सी चलती रही आंखें मूंद के। वसुमती की रचना उन्होंने आइसबर्ग की तरह की है, जिसका 10वां हिस्सा ही सतह पर है, शेष अंश तो भीतर ही भीतर अपनी हलचलों से संत्रस्त और विस्फोटक होता चलता है। ठीक इसी स्थल पर कहानी के अंत को कहानी के प्रारंभ में कह देने की युक्ति भी समझ में आने लगती। हरदेई की मृत्यु के बाद कहानी में घटनाविहीनता का समय वसुमती के आत्मस्थ और चैतन्य हो जाने का समय है। यह अपने अनुभव की पाठशाला से जीवन के कठोर सबक ग्रहण कर लेने का शिक्षण काल है। सबसे पहले मैत्रेयी पुष्पा वसुमती को चुनाव, वोट और सत्ता के त्रिक में घूमते मतदाता की अहमियत को समझने का विवेक देती हैं, फिर राजनीति के अपराधी चरित्र को पहचानने की पैनी दृष्टि। यही कहीं वे स्त्री विषयक इस शास्त्र सम्मत मान्यता को बेहद विद्रूप ढंग से सत्य होते भी दिखाती हैं कि पुरुष के भाग्य और स्त्री के चरित्र को कोई नहीं जानता। लेखिका आतुरता पूर्वक बता देना चाहती है कि पति की हिताकांक्षिणी होने का दावा करती पत्नी और अपने स्वत्व
और स्वाभिमान के लिए पति और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से टकराती पत्नी एक ही स्त्री के पाखंडी चरित्र की दो परस्पर संबद्ध परिणतियां नहीं है, बल्कि व्यवस्था द्वारा स्पेस न दिए जाने के कारण उसी संकुचित स्थान में अपने वजूद को फैलाने संवारने की व्यग्र कोशिशें हैं। मैत्रेयी पुष्पा वसुमती के रूप में जिस नई स्त्री चेतना की रचना करती हैं, वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था में आवश्यक फेरबदल के साथ अपनी मानवीय अस्मिता की स्वीकृति चाहती है। संबंधों को तिलांजलि देकर परिवार और विवाह संस्था को नष्ट नहीं करना चाहती। यह कहानी स्त्री के लिए राजनीति के बंद गवाक्षों को खोले जाने की पैरवी ही नहीं करती, स्त्री से निरंतर अपनी सोच और संवेदना को तटस्थ ढंग से जांचते रहने की मांग भी करती है, क्योंकि पातिव्रत्य के रूप में मिला सुरक्षा घेरा उसके वजूद को निगलने में देरी नहीं लगा। ईश्वरिया यदि लक्ष्य संधान हेतु टेरती उन्नत पुकार है, तो हरदेई पलायनवादी समझौता परक आत्महंता दृष्टि। वसुमती की तरह स्त्री के पास चयन के लिए इन दो विकल्पों के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं। मैत्रेयी पुष्पा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के स्त्री विरोधी स्वरूप को दर्शाने के लिए अपनी रचनाओं में अक्सर स्टीरियोटाइप पुरुष पात्रों का अतिरेक पूर्ण चित्रण करती हैं। इसके दो कारण हैं। पहला, व्यवस्था का प्रशिक्षण संस्कारग्रस्तता के नाम पर, जो स्त्री को स्त्री यानी हीन बनाने का दायित्व निभाता है, वहीं पुरुष को पुरुष यानी श्रेष्ठ और सबल होने का दंभ देता है, जिसकी परिणति निश्चय ही पारिवारिक संबंधों की ऊबड़ खाबड़ जमीन में होती है। दूसरे, पुरुष का बर्बर हिंसक रूप स्त्री के प्रति सहानुभूति जगाने का काम करता है, जिससे व्यवस्था की विसंगतियों को न केवल समझा जा सकता है, बल्कि व्यवस्था की पुनर्रचना हेतु संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर व्यापक विमर्श भी संभव हो पाता है। इन दोनों कारणों को इस कहानी में देखा जा सकता है। वसुमती को अधिकार तो मिल गया है, लेकिन वास्तव में वह अधिकार से हीन ही है। ग्राम प्रधान होकर भी वह घर का ही दायित्व संभाल रही है। व्यवस्था में प्रशिक्षित स्त्री का यही कर्तव्य बताया गया है। पितृसत्ता अपने फायदे के लिए ही उसे कभी अधिकारों का तमगा पहना देती है, लेकिन उसका उपयोग एवं उपभोग स्वयं करती है। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होकर वसुमती केवल पति की आज्ञानुसार ही काम करती है और मूक बनी रहती है, लेकिन मूक होते हुए भी उसमें संवेदनशीलता है। वह ऊपर से कुछ और दिखती है, पर भीतर ही उसके कुछ और चल रहा है। वह परिस्थितियों को देख रही है। कहानी में एक ही चरित्र विविधता लिए हुए है। लेखिका की इस चरित्र चित्रण शैली का एक नुकसान अवश्य है कि वे अपने स्त्री और पुरुष पात्रों को समग्रता में नहीं देख पाती और छूट लेते हुए उनका मनमाना विकास उसी दिशा में करती हैं जहां वे उनके उद्देश्यों को सिद्ध कर सकें। इसे एक बड़े रचनाकार की बड़ी दुर्बलता भी कहा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर फैसला कहानी की सफलता इस तथ्य में निहित है कि यह स्त्री की व्यक्तित्वहीनता और अधिकारहीनता की दम घोटू कैद से मुक्त होने की छटपटाहट को एक स्पष्ट दिशा बोध के साथ चित्रित करती है। कहानी में वसुमती की प्रधान के रूप में कार्यशैली भले ही अलक्षित रह गई हो, लेकिन आज समाज में महिला सरपंच डमी सरपंच की कैद से मुक्त होकर अपने पतियों को उनकी जगह वापस धकेल कर अपने पदानुरूप दायित्वों का समुचित निर्वाह कर रही। यह एक तथ्य है और इस पर इस कहानी के बाद गौर किया जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।